नमस्कार। इला क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आबी पटेल आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति व उसका विस्तार। तो मित्रों, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति व उसका विस्तार समझने के लिए हमें अक्षांश व देशांतर रेखाओं की बखूबी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसी के अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं कि किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का विस्तार कहाँ तक है। तो आइए हम पहले अक्षांश रेखाओं को समझते हैं कि अक्षांश रेखाएं हैं क्या। यह है आपका जीरो अक्षांश, या इसे आप भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। आप इसे विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। जीरो अक्षांश पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। जीरो अक्षांश के जब हम ऊपर चलेंगे तो यह उत्तरी गोलार्ध होगा, और जब दक्षिण में चलेंगे तो यह दक्षिणी गोलार्ध होगा। हम यह नहीं कह सकते कि पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल है। पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी अपने दोनों सिरों पे थोड़ा थोड़ा चपटी सी है, कुछ इस प्रकार से। आप इसका जो है ग्लोब के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। और बिंदु एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि ये उत्तरी ध्रुव का ये बिंदु है और दक्षिणी ध्रुव का ये बिंदु है। यह एक काल्पनिक बिंदु है। आप इसे अगर समझना चाहते हैं उदाहरण के माध्यम से, तो आप अपने घर पे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई गेंद ले लीजिए, गेंद में आप सुई चुभो लीजिए, सुई इस पार से उस पार हो जानी चाहिए। फिर आप उसको ऐसे पकड़ के ऐसे घुमाते जाइए, आपको पृथ्वी की जो है बखूबी जानकारी हो जाएगी। तो यह जो है जीरो अक्षांश पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी की बात करें, लगभग पृथ्वी का ध्रुवीय परिधि, ये परिधि होती है, अगर पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि की बात करें तो यह 40,000 कितना है, 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। और यह जब 2 भागों में बांट देती है तो हमको इसका एक पार्ट ही पढ़ना है। एक पार्ट से हम समझ सकते हैं कि एक गोलार्ध में कितनी रेखाएं खींची गई हैं। तो इसको समझने के लिए आप थोड़ा इधर से समझ लीजिए। अगर हम ये कह दें कि ये वाला पार्ट, अगर आप यहां से इसका पूरा पुनः परिधि लेंगे, यहां से यहां तक की परिधि, तो आपको 20,004 किलोमीटर मिल जाएगा। और अक्षांश रेखाओं को खींचते समय जो है पूरा यहां से यहां तक का नहीं हम लेंगे, हम अक्षांश रेखाओं को खींचते समय यहाँ 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो जब आप यहां से लेके यहां तक की परिधि लेंगे तो आपको लगभग 10,002 किलोमीटर मिल जाएगा। और आप अब इसमें जो है 90 का भाग दे दीजिएगा तो आपको लगभग अक्षांशों की दूरी जो आपकी निकल आकर आएगी वह 111.13 किलोमीटर निकल कर आ जाएगी। इस प्रकार से एक एक अक्षांश पर जो है, एक एक अक्षांश पर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी पर कुल महत्वपूर्ण अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आप जब जाएंगे तो एक ऐसे आपको यहां मिल जाएगा 23.5 30 मिनट भी पढ़ सकते हैं, या 23 सही 1/2 भी पढ़ सकते हैं। इसको हम, यह दक्षिणी रेखा है, यह दक्षिण में है, और इसको मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। और जब ठीक इसी तरीके से जब आप ऊपर चलेंगे 23.5 डिग्री, तो आपको यहां मिल जाएगा 23 सही 1/2 कर्क रेखा, कर्क रेखा। अब जब इसके हम ऊपर चलेंगे तो यहां हमको देखने को मिलेगा 66 सही 1/2। और जब दक्षिण में चलेंगे तो हमें यहां देखने के लिए मिलेगा
छाछठ सही 1/2, छाछठ सही 1/2। यह आपका है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक, और आप इसे अंटार्कटिका लिख सकते हैं। वृत्त उस नहीं ठीक, उसको थोड़ा बस उसके उधर मत जाइएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो पृथ्वी पर कुल 4 काल्पनिक रेखाएं जो हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यह ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसका हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में आएंगे कि यह ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि इसी अक्षांश और देशांतर, इन्हीं 4 अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही पृथ्वी पर जो है ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि अगर जब तक हमको इस चीज की जानकारी नहीं होगी तो हम यह नहीं समझ पाएंगे कि भारत किस प्रदेश में आता है, उष्ण कटिबंध में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में आता है या शीत कटिबंध में आता है। तो यदि आपको यह एक बार चित्र समझ में आ गया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए हम अब एक बार जो है आपको देशांतर रेखाओं के बारे में बता देते हैं। यह है आपका 0 देशांतर। यह है आपका 0 देशांतर। तो 0 देशांतर के ठीक पीछे जब जाएंगे तो आपको 180 देशांतर देखने के लिए मिलेगा। 0 देशांतर यह पृथ्वी पर, यह आप लोग जानते होंगे कि एक वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यदि आप देशांतर रेखाओं की संख्या देखेंगे तो आपको 360 देशांतर रेखाएं देखने को मिलेंगी, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, एकदम सीधी लाइन में ना होते हुए कुछ इस प्रकार से देशांतर रेखाएं जो हैं खींची गई हैं, आप कह सकते हैं। एकदम सीधी नहीं है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं दोनों ध्रुवों पर, देशांतर रेखाएं अपने दोनों ध्रुवों पर एकदम नजदीक होती जाती है, क्योंकि इनके जितने भी पार्ट निकलेंगे यहां से कुछ इस तरीके से निकलते चले जाएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देशांतर रेखाओं के, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी किस जगह पर होती है। तो आप लोग यह जानते रहिए कि 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी, क्योंकि देख लीजिए आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा कि यहाँ जो है इसका व्यास अधिक है। और आप जब ध्रुवों की तरफ देखेंगे, चाहे आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे चाहे साउथ पोल पे, तो आपको जो है ध्रुवों के नजदीक यह आपको एकदम कम होता चला जाएगा। तो इसलिए 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होगी। जिस तरीके से अक्षांश रेखाओं के बीच की, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है, उसी तरह 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। यह एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। यह पॉइंट भी आपको याद ही रखना है। तो इसी माध्यम से जब हम आप आगे बढ़ेंगे तो एक एक देशांतर पे जो है टाइम के हिसाब से अब चलेंगे अगर आप, तो इसी के हिसाब से हमारा जो है मानक समय भी निर्धारित होता है। तो जब आप 360 पूरे, जैसा कि आप लोग जानते होंगे पृथ्वी एक दिन में लगभग अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो जब आप 360 को 24 घंटे में विभाजित करेंगे तो लगभग 15 अंश आपको मिलेगा। तो 15 अंश देशांतर को हम घंटा वृत्त भी कहते हैं, क्योंकि एक एक देशांतर पे लगभग एक एक घंटे का आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इसे समय में घंटे में परिवर्तित करेंगे तो अगर आप इसको 60, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, अगर आप इसमें 15 का भाग देंगे तो लगभग 4 मिनट आएगा। तो एक देशांतर पे 4 मिनट की दूरी होती है।
ठीक है, ये हो गया अक्षांश और ये हो गया देशांतर। अब हम आपको पुनः एक बार अक्षांश और देशांतर पे अक्षांश पे ले चलते हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जो है भारत की बखूबी समझने के लिए आपको सहायता मिल जाएगी। सूर्य आप जानते होंगे कि सूर्य जो है कर्क रेखा पर और मकर रेखा के मध्य लंबवत चमकता है। सूर्य 6 महीने की यात्रा यहां से यहां तक करता है और 6 महीने की यात्रा यहां से लेकर यहां तक करता है। सूर्य इन्हीं दो रेखाओं के मध्य अपना जो है परिक्रमा लगाता रहता है। सूर्य जो है यहीं पे चमकता रहता है। तो जहां सूर्य का प्रकाश अधिक होगा उस क्षेत्र को हम जो है शीतोष्ण कटिबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? शीतोष्ण कटिबंध या उष्ण कटिबंध कहेंगे, सॉरी, उस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध कहेंगे, उष्ण। और सूर्य का प्रकाश जहां थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश पड़ता है और थोड़ा बहुत कम पड़ता है, तो वहां शीतोष्ण कटिबंध का निर्माण होगा। और जहां पर सूर्य का प्रकाश न के बराबर पहुंचता है वहां शीत कटिबंध का निर्माण होता है। ठीक उसी तरीके से यहां भी यह उष्ण हो जाएगा और यह शीतोष्ण हो जाएगा आपका, और यह आपका शीत हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको भारत के बारे में बताएंगे कि भारत की भौगोलिक स्थिति व विस्तार कहाँ तक है। जब आपको यह सब चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपको अब रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि भारत किस मानसूनी क्षेत्र में पड़ता है। अगर आपको यह 0 अक्षांश कंफर्म है तो अब हम आपको दिखाते हैं कि भारत वास्तव में वर्ल्ड मैप में उसकी स्थिति कहाँ पे है। तो आइए हम आपको भारत बना के दिखाते हैं। सॉरी, आप जब वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो भारत की स्थिति आपको यहां देखने को मिल जाएगी, इस जगह। तो आप स्वयं बता सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किस कटिबंध में पड़ता है तो आप कह सकते हैं कि यह उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है और यह शीतोष्ण। तो आप कह सकते हैं कि भारत का जो है मानसूनी विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में पड़ता है। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात किया जाए तो भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। यह उत्तर में है तो भारत उत्तरी अक्षांश में पड़ता है। और यदि देशांतरी दृष्टि से देखा जाए, देशांतर की दृष्टि से देखा जाए तो भारत पूर्वी देशांतर में मध्यवर्ती स्थिति रखता है। तो आइए हम आपको जो है अब बताते हैं कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार कहाँ तक है। भारत का जो देशांतरी विस्तार है, भारत में जो देशांतर होकर चलता है तो कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ से निकलता है, और ये अभी एक देशांतर ही है भारत का, जो ऐसे ओखा के नजदीक से होकर गुजरता है, गुजरात के। और अक्षांश की बात करें तो यहाँ एक अक्षांश भारत पे ऐसे टच करता है जो, और एक अक्षांश भूमध्य रेखा जो है यह 8 अंश, और इसको मिनट पढ़ते हैं, 8 अंश 4 मिनट है। भारत का अक्षांशी विस्तार, यदि मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार देखेंगे तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक मिलेगा। 37 अंश 6 मिनट तक यह भारत का अक्षांशी विस्तार है मुख्य भूमि का। यदि संपूर्ण, जिसमें द्वीप को समेत लिया जाएगा तो यहां तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो 6 अंश 45 मिनट। यहां पे आपको इंदिरा पॉइंट देखने के लिए मिलेगा। इंदिरा पॉइंट को ही पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और इसे 68 अंश 7 मिनट और इसे 97 अंश
25 मिनट कहते हैं। देखिए अब आप समझिएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखाएं भारत में ऐसे ऐसे वर्ल्ड में खींची गई है ऐसे ऐसे। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है देखा जाए, मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार ये देखा जाए तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक भारत का मुख्य भूमिका अक्षांशीय विस्तार 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक का है। जबकि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक आपको देखने के लिए मिलेगा। यदि इसकी पूरी अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात किया जाए तो लगभग दोनों बराबर ही है, क्योंकि आप इसमें 97 में से 68 घटा देंगे या इसमें 38 में से 8 घटा देंगे तो लगभग आपको 29 अक्षांश देखने के लिए मिलेगा। तो भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 29 अक्षांश व देशांतर रेखाओं के मध्य है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि भारत का जो मानक समय है वो यहां से होके गुजरता है। यहां आपको 82 सही 1/2 देशांतर रेखा देखने को मिल जाएगी, जो कि भारत का मानक समय है। यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं हम आपको आगे नोट करवा देंगे। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो 23.5 हम आपको यहां भी बताए हैं कि 23.5 अक्षांश जो है कर्क रेखा है। 23.5 अक्षांश कर्क रेखा, जो कि कुछ इस तरीके से गुजरती है, जो भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती होगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये जो है 24 अक्षांश है, ये 24 अक्षांश है। यह विश्व का सबसे विवादित अक्षांश है। क्यों? क्योंकि इसके बाद से यहाँ पाकिस्तान का इलाका चालू हो जाता है और ये जो है कच्छ का रण क्षेत्र है। तो कच्छ के रण क्षेत्र के कारण और यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सबसे विवादित स्थान है, इसलिए 24 अक्षांश जो है कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि उस अक्षांश का नाम बताइए जो विश्व में सबसे विवादित है। तो 24 अक्षांश सबसे विवादित है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोग अब बताइए कि विश्व का सबसे शांत जो है, मतलब जहां पे सबसे अधिक शांति होगी वह कौन सा अक्षांश है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा, हम आपके कमेंट का जो है इंतजार करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तो हम आप लोगों को लिख के बता देंगे कि किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए हम पहले आपको इसका थोड़ा सा पूरा विवरण लिखवा देते हैं कि क्या है, क्योंकि आप लोग ऐसे तो पूरा याद रख नहीं पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हम लिखवा दे रहे हैं ताकि पॉइंट बना रहे। तो सबसे पहले हम भारत का क्षेत्रफल देख लेते हैं कितना है। ठीक है, तो चलिए ये आपका हो गया क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल आप लोग जानते भी होंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है भारत का यह क्षेत्रफल हो गया। यदि भारत की आकृति की बात की जाए कि भारत की आकृति कैसी है, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि भारत की आकृति कैसी है, तो आप लोगों को केवल समझना है कि भारत की आकृति कैसी है, याद नहीं करना है कि भारत की आकृति कैसी है। आकृति आप देखेंगे, थोड़ा मैप अभी बखूबी बन नहीं पाया है, तो आप लोग अगर एटलस के सहारे से पढ़ेंगे तो आप यहां से एक ऐसी रेखा खींच लीजिएगा। आप लोग यहां से एक ऐसी रेखा खींचिएगा, ये देखिए, और फिर एक रेखा ऐसे खींच लीजिएगा, फिर ऐसे खींच लीजिएगा, फिर ये देखिए। तो भारत की आकृति जो है लगभग चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय।
ठीक है। अब हम इसका भारत का अक्षांशी विस्तार देखेंगे कि भारत का अक्षांशी विस्तार कहाँ तक है। तो विस्तार में देखेंगे हम विस्तार। तो अक्षांशी विस्तार पहले देख लेते हैं कि भारत का अक्षांशी विस्तार कहाँ तक का है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो भारत का अक्षांशी विस्तार आप देखिएगा तो मुख्य क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार कहाँ तक का है। तो आपको बताना है कि अक्षांशी विस्तार मुख्य भूमि जब लिख के आएगा तो आपको 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट बताना है। और जब ओवरऑल पूछ लिया जाएगा कि संपूर्ण भारत का जो है आप द्वीपों समेत अक्षांशी विस्तार बताइएगा, तब आप 6 अंश 45 मिनट बता सकते हैं। तो अक्षांशी विस्तार मुख्य भूमि का हम लिख दे रहे हैं, मुख्य भूमि का अक्षांशी विस्तार 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है। यदि द्वीपों सहित यदि अक्षांशी विस्तार की बात की जाए तो यह आपका 6 अंश 45 मिनट से 37 अंश 6 मिनट तक है, 6 मिनट तक है। ठीक है। तो अब हम जो है इसका देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। तो देशांतरी विस्तार तो देशांतरी विस्तार आप लोग देख ही रहे हैं कि 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट तक है। ठीक है। तो यदि आप लोग जानते होंगे कि यह भारत का मानक समय जो है, भारत में लगभग भारत के पूर्वी अक्षांश, इस स्थान का नाम जो है किबुथ है। क्या है? किबुथ। यह अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किबुथ भारत का, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत का पूर्वी बिंदु किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। तो भारत का पूर्वी बिंदु जो है वह किबुथ है। तो पश्चिमी बिंदु जो है यह यहाँ पे आपको गुजरात है। तो गुजरात में गुहार मोती यह भारत का पश्चिमी बिंदु है। तो ठीक उसी तरीके से आप लोग जानते होंगे कि यहाँ जो है इंदिरा कॉल है। क्या है? इंदिरा कॉल। यह पहले तो जम्मू कश्मीर में था, बट अब यह जो है ऐसे यहाँ से इसका विभाजन हुआ है, तो ये अब लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप लोग जानते हैं। तो और दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि का जो है दक्षिणी बिंदु, इसे आप कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, ये तमिलनाडु का हिस्सा है कन्याकुमारी। और इसे आप कौमरीन अंतरीप भी कह सकते हैं, कौमरीन अंतरीप भी कह सकते हैं। ठीक है। तो यदि आप इसका जो है चतुर्दिक चारों तरफ का विस्तार देखना चाहते हैं और नाम लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो मान लीजिए आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो जानते हैं, बट आप यह नहीं जानते कि अरुणाचल प्रदेश में किबुथ पड़ता है और गुजरात में गुहार मोती पड़ता है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अब आगे हम आपको लिखा दे रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के किन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहले आप लोग एक पॉइंट तो यह लिख लीजिए कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे, आपको एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रास्ते में चलते हुए भी एक बार याद कर लेंगे। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर
गमछा झार। यदि आपको यह ट्रिक याद है तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है या कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, दोनों प्रकार से क्वेश्चन आता है, गुजरती है और नहीं गुजरती है, तब भी आप इस ट्रिक के माध्यम से केवल 2 से 4 सेकंड में इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। तो ट्रिक लिख लीजिएगा आप लोग, मित्र पर गमछा झार। गमछा तो आप लोग समझते होंगे, अगर नहीं समझते तो गांव में किसान उसान जो होते हैं वो अक्सर देखेंगे तो पगड़ी उगड़ी सर पे बांधे रहते हैं, सफेद सफेद, तो वही गमछा होता है। अब जो भाई शहर के होंगे नहीं समझ पाएंगे, या थोड़ा आप कह सकते हैं कि ग्रामीण लैंग्वेज है गमछा, ठीक है, तो आप इसे समझ सकते हैं कि गमछा है। तो अब एक एक राज्य का हम नाम लिख लेंगे। ये आपका हो जाएगा मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, इतना लिख लीजिए आप लोग, आगे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। और पश्चिम बंगाल, ये आपका हो जाएगा राजस्थान, ये हो जाएगा आपका गुजरात, यह हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, और ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। और ये आपका हो जाएगा झारखंड। तो कर्क रेखा भारत के इन्हीं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्रिक याद कर लीजिएगा, मित्र पर गमछा झार। तो यही 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। जब हम इसका राजनीतिक पढ़ेंगे तो थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे कि कर्क रेखा किन किन शहरों से होकर गुजरती है। कभी कभी वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन शहरों के अधिक नजदीक है, तो उस हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम जब आगे आपको और पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कर्क रेखा किन राज्यों के या किन जिलों के अधिक नजदीक है। जो मशहूर शहर होते हैं जैसे इंदौर हो गया, गांधीनगर हो गया, रांची हो गया, तो लगभग कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा पर पड़ने वाला सबसे नजदीक का शहर रांची ही है। तो उस तरीके से हम जब और अंदर पढ़ेंगे तो हम उस तरीके से आपको बता देंगे, ठीक है।